हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी। तो जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उनको मिलाकर जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं उन दोनों हाउसेज के लिए, वो कितने हो सकते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 10, 12, 14 या फिर 20। हमारा आंसर क्या है? सी, 14। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो नॉमिनेट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के लिए, वो कितने हैं? 14। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू गेट ऑल द फॉलोइंग रिमूव्ड एक्सेप्ट। तो पार्लियामेंट के पास पावर्स होती हैं कि वो इन सबको हटा सके अपनी पोजीशन से, खाली एक को छोड़कर। तो ऐसा कौन है जिसको नहीं हटा सकता है? तो पास चार ऑप्शन हैं। ए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, सी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, या फिर डी, हाई कोर्ट जजेस। तो हमारा आंसर क्या है? सी, जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, उसको नहीं हटा सकता है पार्लियामेंट। बाकी वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी हटा सकता है, और हाई कोर्ट जजेस को भी हटा सकता है पार्लियामेंट चाहे तो। ठीक है, खाली जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, उसको नहीं हटा सकता है। आगे चलते हैं अब हम। हु इज कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का गार्डियन किसे कहते हैं, यानी जो पब्लिक का पैसा होता है उसका रखवाला किसे कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पार्लियामेंट को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, या फिर द प्रेसिडेंट को। हमारा आंसर क्या है? बी, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसको कहा जाता है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है, क्योंकि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है यही चेक करता है कि जो पैसा है पब्लिक का वो सही जगह खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू। तो कोई भी पैसा जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उसको कहाँ जमा किया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी, द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सी है द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या फिर डी है इधर ए और बी, कि या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या फिर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो हमारा आंसर क्या है? डी, कि या तो कहाँ किया जाता है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा, या फिर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पैसा आता है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो ये चार फंक्शन दे रखे हैं जिसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो पार्लियामेंट, जो इंडिया का पार्लियामेंट नहीं करता है, जो फंक्शन का पार्ट नहीं है पार्लियामेंट के। पहला है प्रोवाइडिंग द कैबिनेट एंड होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल। कि जो कैबिनेट है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाए। बनाए मतलब कि जो कैबिनेट जो काम करता है उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल रखे, कि जो कैबिनेट काम कर रहा है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। बी है क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनकी देखरेख करे। सी है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कि जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए पॉलिसी बनाए। फिर डी है सिक्योरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट एक्शन, कि जो गवर्नमेंट एक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है उनके लिए जरूरत इंफॉर्मेशन जुटाए। तो हमारा आंसर क्या है? सी, कि फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज बनती हैं वो उसको बनाना पार्लियामेंट का काम नहीं होता है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट क्या क्या करती है कि वो कैबिनेट भी बना के भेजती है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो कैबिनेट बनेगा और उस पर काम कैबिनेट कैसे करेगा। बी है कि क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी की देखरेख करती है। और सिक्योरिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट एक्शन, की गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है उनके लिए इन्फॉर्मेशन भी देखती है। तो क्या नहीं करती है, खाली फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती है। आगे चलते हैं अब हम। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पीआईएल का कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आया था। तो कहाँ से आया था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए, द यूनाइटेड किंगडम, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, द यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर कनाडा। तो हमारा आंसर क्या है? सी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो पीआईएल का जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से था?
अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया था वो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हु इज अपॉइंटेड एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज मतलब क्या होता है? तो एड हॉक का मतलब होता है जब एक और जज की जरूरत हो सुप्रीम कोर्ट में। एड हॉक मतलब जब किसी की जरूरत होती है उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। तो मान लो एक सुप्रीम कोर्ट में एक एक्स्ट्रा जज की जरूरत है, या फिर जज कम पढ़ रहे हैं, जज बीमार हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक नया जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो उस हिसाब से किसको अपन अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज? तो बस चार ऑप्शन है। अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पहले से रिटायर हो चुका है जो जज सुप्रीम कोर्ट का, उसको बी अ सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। कि ऐसा कोई हाई कोर्ट का जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड है। सी है एन एक्टिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्टिंग जज। डी है अ पर्सन फुल्ली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि ऐसा कोई आदमी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज का काम करने के लिए फुल्ली क्वालिफाइड हो। तुम्हारा आंसर क्या है? बी, अ सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का ऐसा कोई जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए क्वालिफाइड हो, बनने के लिए क्वालिफाइड हो और अपॉइंट किया जा सके। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following amendments curtail the power of judicial review of the Supreme Court and High Courts? कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है उसको कम कर दिया गया था, कम किया था। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। 24th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, या फिर 44th अमेंडमेंट। तो हमारा आंसर क्या है? सी, 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, जिसमें वो जो पॉलिटिकल जो अपनी गवर्निंग गवर्नमेंट जो है वो जो एक्शंस लेती है उसको जो रिव्यू कर सकते हैं, उस पावर को कम कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स आर डायरेक्टली अंडर द। तो जो हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसके अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के, वो किसके अंडर में आते हैं? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट के अंडर में आते हैं, यूनियन पार्लियामेंट के अंडर में आते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। हमारा आंसर क्या है? डी, जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट के वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में इशू। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उनको लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो क्या कर सकता है? ए, इशू अ डिक्री, कि वो एक डिक्री इशू कर सकता है। बी, इशू एन ऑर्डिनेंस, कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है कि। और सी है इशू अ नोटिफिकेशन, की एक नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। या फिर डी, की इशू अ रिट, एक रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? डी, रिट। कि जो कोर्ट है वो चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक रिट इशू कर सकता है जिससे कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सके। रिट क्या होती है? जो रिट वो होती है जो कि कोर्ट आदेश देता है। कोर्ट आदेश दे सकता है कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है या फिर ये काम नहीं करना है। ऐसा कोई जो आदेश होता है कोर्ट का उसको रिट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। कि अगर कोई आदमी किसी और आदमी को अपने घर में या कहीं और बंदी बना के रखता है, इलीगल डिटेंशन करता है, मतलब कि उसको इलीगली यानी कि रूल के खिलाफ, मतलब लॉ के खिलाफ उसको बंदी बना के रखता है, तो उस केस में जो रेट है जो कोर्ट इशू करता है वो कौन सी होती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, या फिर को वारंटो। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? कि एक ऐसी रिट होती है जिसको कि कोर्ट इशू करता है इस केस में कि जब उसको लगता है कि कोई आदमी है जिसको कि इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है। मान लो कि पुलिस ने किसी आदमी को बंदी बना रखा है और कोर्ट को लगता है कि इस आदमी को बंदी बनाने के पीछे कोई कारण नहीं है, तो वो उस आदमी को पुलिस को बोल सकता है कि उस आदमी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए,
जिससे कि फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको डिटेंशन में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है। बी है मेंडामस। मैं बाकी रेट्स भी बता देता हूँ ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए कि जो मेंडामस रिट होती है वो इसलिए इशू की जाती है, वो लोअर कोर्ट्स को इशू की जाती है। जो जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट को मेंडामस इशू कर सकता है कि आपको एक ये काम जो है वो ऐसे ऐसे करना है, या कोई भी आपकी जो ड्यूटी है वो आपको इस तरीके से करनी है, वो आदेश दे सकता है लोअर कोर्ट्स को। सी होती है सर्टियोरारी। तो सर्टियोरारी रिट होती है वो इशू करता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स के लिए। वो किस लिए करता है कि उसको मान लो लोअर कोर्ट में कोई केस हुआ है जिसपे कोई डिसीजन आया है, और हायर कोर्ट जो है मान लो सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट में जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डिसीजन सही नहीं आया है शायद, या फिर ये जो केस है वो सही से ट्रायल नहीं हुआ है, तो वो उस केस को खुद रिव्यू कर सकता है, मतलब चेक कर सकता है, तो उसको सर्टियोरारी कहते हैं। और डी होता है को वारंटो। को वारंटो क्या होता है कि जो कोर्ट होता है वो चेक करता है कि कोई कोई आदमी जो है वो जो जिस ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि जिस पोस्ट पे है वो उस पोस्ट पे बैठने के लायक है भी कि नहीं, कि उसके पास उसकी अथॉरिटी भी है कि नहीं है उस ऑफिस में बैठने की या उस पोस्ट पे रहने की। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या है, हेबियस कॉर्पस। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।